टॉप 5 पेनी स्टॉक, 5 ऐसे पेनी स्टॉक जो अभी एफआईआई भर भर के खरीद रहे। इवन कुछ कंपनीज के अंदर, कुछ पेनी स्टॉक के अंदर तो एफआईआई की होल्डिंग 40% भी क्रॉस हो चुकी है। मतलब पूरी कंपनी के जो शेयर होल्डिंग्स है उसमें से 40 से ज्यादा परसेंट तो एफआईआई होल्ड करते हैं। तो ऐसा क्या है उन कंपनीज के अंदर जो इतनी छोटी छोटी कंपनी है फिर भी एफआईआई को उन कंपनीज पे अच्छा खासा ट्रस्ट है। आइए अपन पूरे उन 5 पेनी स्टॉक को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करते हैं, पूरा डिटेल एनालिसिस करते हैं। अब उसके साथ साथ जो भी कंपनीज है इन कंपनीज के अपन ग्रोथ फैक्टर भी देखेंगे, नेगेटिव फैक्टर भी देखेंगे, बायस एंड बायस सब देखेंगे। क्वार्टर 4 के जो रिजल्ट अनाउंस हुए अभी रिसेंटली, वो क्वार्टर 4 के रिजल्ट भी एनालाइज करेंगे कि उनकी ग्रोथ हुई है या डिक्लाइन हुआ है। सारी चीजें अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब देखो, सबसे पहले जिनको नहीं पता पेनी स्टॉक क्या होता है, कुछ लोगों को डाउट होता है। देखो पेनी स्टॉक क्या होता है, जो छोटी कंपनी होती है, स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है और साथ में उनकी शेयर प्राइस भी कम है। जैसे जनरली बोला जाता है 50 रुपए से कम अगर शेयर प्राइस है तो जनरली पेनी स्टॉक उसको माना जाता है। अब ये अपन डिस्कस क्यों कर रहे हैं? पहली बात, एफआईआई ने इतनी ज्यादा होल्डिंग ली इतनी छोटी कंपनी में, तो एफआईआई कुछ सोच समझ के लेते हैं डाटा। उनके पास तो बहुत बड़ी रिसर्च टीम होती है, तो वो अपन को एक देखना है कि एफआईआई ने क्यों परचेस करी। एक पहली चीज वो देखनी है। दूसरा होता है कि देखो, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, रिलायंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, एलएनटी हो गया, ये बड़ी बड़ी कंपनीज, इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलरेडी इतनी ज्यादा है कि ये कंपनी को डबल ट्रिपल चौपल 10 टाइम्स 20 टाइम्स नहीं हो सकती। पर ये पेनी स्टॉक जिनकी ऑलरेडी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत कम है, ये 2x डबल ट्रिपल चौपल 10x 20x इजिली हो सकती है अगर इनका प्रॉफिट वगैरह रिजल्ट वगैरह अच्छा है, इनका ग्रोथ फैक्टर अच्छा रहा तो इनमें ग्रोथ की चांसेस अच्छी होती है। एट द सेम टाइम जितनी इसमें ग्रोथ की चांसेस अच्छी होती है उतनी ही ज्यादा इसके अंदर रिस्क भी होती है कि अगर इस कंपनी के अंदर थोड़ी भी कुछ नेगेटिव फैक्टर आया, थोड़ा भी कुछ न्यूज आया, आपकी पूरी की पूरी जो आपने कैपिटल लगाई है पूरी वाइप ऑफ भी आपकी हो सकती है। तो देखो, मैं आपको ये नहीं बोल, मतलब इसलिए मैं आपको पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर दोनों बताऊंगा। मैं कोई बाय सेल एडवाइस आपको वैसे भी नहीं दे रहा। दिस वीडियो जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर दोनों बताऊंगा। तो ये चीज ध्यान रखना, पेनी स्टॉक जितनी ग्रोथ की चांसेस होती है उतना ही पूरा का पूरा डूबने की चांसेस भी यहाँ पर होती है। तो वैसे भी मेरी तरफ से कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है, पर फिर भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। पेनी स्टॉक या रिस्की स्टॉक में आपको उतना ही पैसा लगाना चाहिए जितना आप डुबाने के लिए कैपेबल हो। कि इतना डूब भी जाएगा तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। देखो, मैं ऑनेस्ट एडवाइस दे रहा हूं, मैं नहीं चाहता किसी की भी कोई हार्ड एंड मनी कहीं पे भी डूबे, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूंगा। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं, बट उसके पहले आपको, अगर किसने प्लीज वीडियो लाइक नहीं कर तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन नोटिफिकेशन। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगेन दिस वीडियो जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, नॉट एनी इन्वेस्टमेंट एडवाइस। बस अपन एनालाइज करना सीखेंगे जितनी भी पेनी स्टॉक्स है उनको, उनमें क्या चल रहा है। तो अब सबसे पहले अपन बात करते हैं फिनोटेक्स केमिकल्स, जिसके अंदर एफआईए ने भी अच्छी खासी होल्डिंग बढ़ाई है। कितनी बढ़ाई है, क्या बढ़ाई है, क्वार्टर 4 के रिजल्ट क्या है, ग्रोथ फैक्टर क्या है, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। पहले जानते हैं कंपनी करती क्या है। फिनोटेक्स केमिकल, देखो नाम से पता पड़ा है केमिकल कंपनी। और आपने अगर मेरी कोई सेपरेट वीडियो नहीं देखी है केमिकल स्टॉक्स वाली, तो वो आप सेपरेट वीडियो देख लेना, मैं आई बटन में लिंक अटैच कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। तो ये फिनोटेक्स केमिकल जो कंपनी, मैंने कहा था केमिकल का भी जो बूम चल रहा है इंडिया वाइड, क्यों चल रहा है? क्योंकि वर्ल्ड के अंदर जितनी भी कंट्री, यूएस यूरोप वगैरह, सबको चाइना केमिकल सप्लाई करता है। और अभी चाइना के अंदर कुछ अंदर इंटरनल इशू चल रहा है कि चाइना केमिकल प्रोडक्शन सही से नहीं कर रहा है कुछ रीजन की वजह से। तो इस वजह से जो सबसे ज्यादा डिमांड, मतलब सबसे ज्यादा जो अभी डिमांड को फुलफिल कर रहा है वो कर रहा है इंडिया। तो चाइना जैसे केमिकल से बैकआउट हुआ, सारी कंट्रीज जितनी भी वर्ल्ड वाइड, यूएस यूरोप वगैरह, वो इंडिया को ऑर्डर्स देने लग गई कि अब इंडिया केमिकल का अच्छा खासा एक्सपोर्टर बन चुका है। उसको बोलते हैं चाइना +1 स्ट्रेटेजी, जो सारी कंट्रीज ने अडॉप्ट करी कि चाइना के साथ एक और कंट्री से उनको खरीदनी है चीजें। उसी तरह से फिनोटेक्स केमिकल भी 60+ कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट करता है। एंड उसके साथ साथ अगर आप देखो कि कौन सी तरह के केमिकल्स बनाता है, तो ये स्पेशलिटी केमिकल बनाता है, टेक्सटाइल केमिकल बनाता है, वाटर ट्रीटमेंट इंडस्ट्रियल केमिकल बनाता है। स्पेशलिटी केमिकल जो किसी स्पेसिफिक चीज में आते हैं, जैसे आजकल आप कोई सी भी डिवाइसेस बना रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, मोबाइल की बात करो, फ्रिज की बात करो, टीवी की बात करो, लैपटॉप की बात करो, सबको बनाने के लिए केमिकल्स लगते हैं। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स केमिकल्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स केमिकल बनाता है। इनकी डिमांड ये भी सबसे ज्यादा स्पेशलिटी केमिकल्स की डिमांड है अभी एट प्रेजेंट। टेक्सटाइल केमिकल भी बनाता है और साथ में वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स भी बनाता है। वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स की डिमांड अभी बूम चल रहा है। रीजन दो, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर। डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर के अंदर आपको अल्ट्रा प्योर वाटर चाहिए होता है इनको ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि डेटा सेंटर में कूलिंग के लिए आपको वाटर वगैरह चाहिए होते हैं वहां पर। तो वो डेटा सेंटर के आपका वाटर, प्योर वाटर चाहिए, तो वहां पर लगते हैं। तो वहां पर लगता है आपका केमिकल वाटर ट्रीटमेंट करने के लिए, उसको अल्ट्रा प्योर बनाने के लिए। सिमिलरली आपको जो सेमीकंडक्टर बनाना है, सेमीकंडक्टर के केस के अंदर भी आपको, जब भी सेमीकंडक्टर की फैब इंडस्ट्री होती है तो उसको क्लीन करने के लिए अल्ट्रा प्योर वाटर लगता है। और प्योरिफिकेशन की जो फैक्ट्रीज होती है उनको वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स लगते हैं। तो इसलिए इसकी डिमांड भी अच्छी खासी है। और बाकी जो आप पीने का पानी है वो सब है, आए दिन ओवरऑल आपको पता है कि आए दिन वाटर खराब होता जा रहा है, तो ट्रीटमेंट की डिमांड बढ़ती जा रही है, चाहे पीने के लिए हो या इंडस्ट्रियल यूज के लिए हो। तो वाटर ट्रीटमेंट की भी डिमांड अभी अच्छी खासी चल रही है। सिमिलरली
इंडस्ट्रियल केमिकल तो है, कुछ भी इंडस्ट्री के अंदर सब जगह केमिकल चाहिए होते हैं, तो केमिकल सेक्टर कोई भी चीज बनाओ आपको केमिकल चाहिए होता है। तो कंपनी का बिजनेस तो अच्छा है, मतलब जो बिजनेस का जो उसका सेक्टर है, बिजनेस का सेक्टर अच्छा है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट इसकी कंपनी के फंडामेंटल कैसे चल रहे हैं। कंपनी के फंडामेंटल रिटर्न ऑन इक्विटी 12% चल रहा है, अच्छा चल रहा है। पी रेशियो इसका 36 चल रहा है, इंडस्ट्री का 40 चलता है, मतलब पी रेशियो अभी भी ये अंडर वैल्यूड चल रही है कंपनी। डेट टू इक्विटी कंपनी का 0.01 चल रहा है, मतलब डेट कंपनी में ना के बराबर है। अब एक चीज मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले तो, कि भाई देखो कंपनी की जो इसकी जो शेयर प्राइस चलती है ना, इन जनरल वो 30 की रेंज में चलती है। हालांकि मेरे जो कोई भी वीडियो बनाने के लिए मुझे क्योंकि 2-3 वीडियो पर रिसर्च लगती है, तो मुझे 10-12 दिन लगते हैं। तो जब मैंने वीडियो के लिए रिसर्च करना शुरू हुआ था, तब इस शेयर की प्राइस 30 रुपए थी। और उसके बाद जब मैं आज वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस शेयर की प्राइस अच्छी खासी बढ़ चुकी है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने एंजल वन चलाया हुआ, अभी आप एंजल वन चलाओगे, अब इस शेयर की प्राइस 39 हो चुकी है। मैंने जब रिसर्च करना शुरू हुआ था, तो अब आप देखो कि 30 की शेयर की प्राइस पे लगभग 18-20 मई पे मैंने रिसर्च करना शुरू हुआ था लगभग। उस वक्त 30 उसके वक्त हमारा शेयर की प्राइस चल रही थी 30 रुपीज। और ये रिसर्च करते 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 शेयर की प्राइस बढ़ गई है। मैं जब आपके पास आई हूँ ऑलरेडी प्राइस बढ़ चुकी है। बट ये जैसे मैंने एंजल वन चलाया हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हो डिटेल्स। अब उसके बाद भी फिर भी कभी अभी भी कंपनी एट प्रेजेंट अंडर वैल्यूड चल रही है। कंपनी के एफआई ने होल्डिंग इंक्रीज करी, अपन आगे बात करेंगे। ग्लोबल प्रेजेंस अच्छी है, एक्सपोर्ट करती है, 60+ कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। कंपनी के दो अभी ग्रोथ एक्सपांशन मोड के अंदर चल रही है कंपनी। जैसे कंपनी ने अपनी कैपेसिटी 141% से इंक्रीज करी है लास्ट एक साल में। पहले इनकी जो कैपेसिटी थी 43,000 मैट्रिक टन की थी, अभी 1,04,000 मैट्रिक टन की हो गई, 1,04,000 की। साथ में इन्होंने न्यू मिडलैंड फैसिलिटी है वो इन्होंने डबल कर दी है कैपेसिटी, मतलब नई फैसिलिटी इन्होंने लगाया, नया प्लांट लगाया, जिसकी वजह से जो क्रूड केमिकल है उसकी कैपेसिटी भी डबल हो चुकी है। तो ये इनकी कैपेसिटी अभी एक्सपांशन मोड में चल रही है। जो एनालिस्ट है, एनालिस्ट का कहना है कि इनका कंपनी का रेवेन्यू 18% से आगे 3 साल के अंदर सीएजीआर इनको इजीली दे देगा, एनालिस्ट का कहना है। साथ में कंपनी की मार्जिन एक्सपेंशन भी 19% से 23% तक हो जाएगी। तो ये कंपनी के कुछ पॉजिटिव फैक्टर है, कंपनी का बिजनेस है। अब कंपनी का मैं आपको नेगेटिव फैक्टर भी बता देता हूँ, क्योंकि मैं अनबायस एनालिसिस करूंगा, देखो आपको सब बताऊंगा पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर। दूसरा है नेगेटिव फैक्टर के अंदर, डेटर डेज इनके अच्छे खासे इंक्रीज हो चुके हैं। मतलब पहले जहां पे कंपनी को डेटर कस्टमर से पैसा 102 दिन में मिल जाता था, अभी 137 डेज में मिलता है। तो इस वजह से कंपनी में वर्किंग कैपिटल कंसर्न मिल रहा है, क्योंकि डेटर इनको लेट पैसा दे रहे हैं। हालांकि कंपनी का कहना है कि ये शॉर्ट टर्म इशू है, हम लॉन्ग टर्म में इसको इंप्रूव कर देंगे। दूसरी चीज है कंपनी का जो रेवेन्यू प्रॉफिट ये तो इंक्रीज हो रहा है, पर जो प्रॉफिट का मार्जिन है, प्रॉफिट का मार्जिन इंक्रीज नहीं हुआ है एज सच। रेवेन्यू में ग्रोथ हुई है, पर प्रॉफिट मार्जिन इनका कंप्रेस हुआ है कंपेरेटिवली। तो ये भी एक नेगेटिव फैक्टर है। अब कंपनी के अगर आप एक बार शेयर होल्डिंग की बात करेंगे, तो एफआईए की शेयर होल्डिंग 0.75% से 2.92% यहाँ पर इंक्रीज हुई है। तो मतलब ऑलमोस्ट एफआईए ने यहाँ पे 2% का स्टेक खरीदा है। पर वहीं पे अगर आप देखोगे डीआईए का 3.65% से 1.247% हुआ है, और प्रमोटर का 65% से 62%। जो आपको दिखने में लग रहा है कि इन्होंने शेयर होल्डिंग को कम करा है, पर एक्चुअल में इन्होंने शेयर होल्डिंग रिड्यूस नहीं करी है। डीआईए ने थोड़ी सी करी है, ज्यादा नहीं, इतनी नहीं करी है जितनी आपको दिख रहा है। तो इतना कम आपको दिख क्यों रहा है इनकी शेयर होल्डिंग कम? रीजन बिहाइंड इट, कंपनी ने न्यू शेयर्स इशू करे थे। तो अगर आप कभी भी नए शेयर इशू करते हो, तो ऑटोमेटिकली जो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग है एग्जिस्टिंग लोगों के पास, वो परसेंटेज कम हो जाते हैं। नंबर ऑफ शेयर तो इनके पास उतने के उतने ही है, बस परसेंटेज होल्डिंग कम हो गई। बेसिक मैक्स कैलकुलेशन अब ये तो ये चीज है यहाँ पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर हुआ है शेयर होल्डिंग में। अब कंपनी के अगर अपन क्वार्टर 4 के रिजल्ट वगैरह की बात करें, अगर क्वार्टर 4 का रिजल्ट वगैरह कैसा रहा है, तो आप ये देखो क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट है, यहाँ पर आप देखो Q4 2025 वर्सेस Q4 2026, इसके अंदर जो इनकी रेवेन्यू ग्रोथ हुई है वो डबल से भी ज्यादा हुई है। अप्रोक्स आप मान लो 120% की यहाँ पे ग्रोथ हुई है। 119 करोड़ से लेके 313 करोड़ हो चुकी है यहाँ पर इनकी ग्रोथ हुई है लगभग। मतलब यहाँ पे 140% समथिंग हो चुकी है ग्रोथ। अब उसके बाद इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इनका 20 करोड़ रुपीज से 43 करोड़ हुआ है, मतलब डबल से भी ज्यादा हुआ है इनका यहाँ पर। इस क्वार्टर में 100% से भी ज्यादा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है। पर वही मैंने कहा था कि जो मार्जिन है वो मार्जिन कम हो गई 36% से 29%। तो ये एक नेगेटिव फैक्टर यहाँ पर है। अब उसके बाद अगर अपन बात करते हैं इसका जो पूरा का पूरा फाइनेंशियल ईयर एज ए होल 2026 था, वो क्वार्टर था, ये पूरा का साल है। तो अब यहाँ पर इसकी जो है ये भी इंक्रीज हुआ है 533 करोड़ से 772 करोड़, ये भी 109 करोड़ से 125 करोड़ यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। तो बाकी रेवेन्यू प्रॉफिट की ग्रोथ तो इनकी अच्छी चल रही। तो ये अपनी पहली कंपनी थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही हो तो प्लीज एक बार वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस कर देना। लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन नोटिफिकेशन, ताकि आने वाली वीडियोस आपको यूं ही मिलती रहे। अब चलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट कंपनी पे, दैट इज आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर। इस कंपनी का काम क्या है? आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर के दो काम है। एक तो ये जितनी भी आपकी रोड होती है, हाईवे रोड्स होती है, ये हाईवे रोड को बनाती है, उनका डेवलपर है। दूसरा, हाईवे रोड को बनाने के बाद ये बहुत सी रोड को खुद से मेंटेन करती है और वहां पे टोल भी ऑपरेट करती है। तो जो भी इंडिया का लार्जेस्ट टोल ऑपरेटर है, जो टोल टैक्स वाले होते हैं, आपने सुना होगा टोल टैक्स जो होता है, तो वो टोल टैक्स जो इंडिया का लार्जेस्ट ऑपरेटर है, वो भी आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर ही
है। तो यहाँ पर हाईवे टोल रोड डेवलप भी करती है और इंडिया का लार्जेस्ट टोल ऑपरेटर ये है। तो जैसे जैसे टोल का रेवेन्यू बढ़ेगा, हाईवे में लोगों का आना जाना बढ़ेगा, उतनी ज्यादा इनका रेवेन्यू बढ़ेगा। साथ में इनकी इन हाउस ईपीसी टीम में जो इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन होती है, कभी भी टोल रोड बनानी है, टूट गई तो वो ये बना सकते हैं, उनको साथ में ऑपरेट एंड मेंटेन भी करते हैं, तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का रेवेन्यू भी इनका अच्छा खासा आ जाता है। तो कंपनी को फायदा क्या हो रहा है? फायदा इस वजह से हो रहा है क्योंकि आजकल ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हर इंसान के पास अपनी खुद की गाड़ी है, हर इंसान अपनी कार से जाता है, हर इंसान आजकल मतलब कहीं ना कहीं घूमने प्रीफर कर रहा है, ट्रैवल प्रीफर कर रहा है। गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया है जब से आजकल हुआ है कि एक जगह से दूसरे जगह गुड्स ज्यादा आ रहा है। तो मतलब जो फुटफॉल है, फुटफॉल बहुत ज्यादा हाईवे पे इंक्रीज हो गया, हाईवे पे ट्रैफिक बढ़ चुका है। तो 10 से 12% जैसे, तो आप मान के चलो एनुअली लोगों का फुटफॉल इंक्रीज होता जा रहा है। तो जैसे जैसे लोग हाईवे पे जाना शुरू करेंगे, रोड डैमेज होगी, रोड डैमेज होगी ये कंस्ट्रक्ट करेगी। दूसरा, टोल से इनको रेवेन्यू इंक्रीज होगा, तो दोनों से इनको फायदा है। तो इस वजह से इनको फायदा है। दूसरा, टोल टैक्स का रेवेन्यू भी हर साल ये 4 से 6% इंक्रीज कर देते हैं, टोल टैक्स की जो रेट है। तो इस वजह से भी इनको फायदा है। तो इनको वॉल्यूम और प्राइस बेनिफिट दोनों मिल रहा है। इसलिए इनका जो टोल का बिजनेस मार्जिन है ना, मतलब जो मार्जिन है वो मार्जिन ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ है, टोल टैक्स में इनको बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ। साथ में सिंट्रा जो इनकी स्पेनिश एक सब्सिडरी है, वो भी इन्होंने, उनके साथ भी इन्होंने पार्टनरशिप कर ली है ग्लोबल ग्लोबल क्रेडिबिलिटी के लिए, कि भाई ये अब ग्लोबल स्टेज पे भी उतरने वाले हैं, जो ग्लोबल कंट्रीज है वहां पे भी उतरने वाले हैं। एज वेल एज उनको ग्लोबल टेक्नोलॉजी का सप्लाई भी मिल जाएगा। ऑर्डर बुक वैल्यू इनकी 45,000 करोड़ है। दैट इज ह्यूज फॉर सच काइंड ऑफ कंपनीज। तो 45,000 करोड़ बहुत ज्यादा होता है। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर के पास भी इस कंपनी की होल्डिंग है, ये भी इसका शेयर होल्डर है आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर का। तो ये गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर भी एक तरह का एफआईआई ही इनको मान सकते हो, इनके पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है। अब उसके बाद अगर अपन बात करते हैं इनके कंपनी के रिमेनिंग फंडामेंटल की, तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 4% चल रहा है, पी रेशियो इसका 20-30 चल रहा है और इंडस्ट्री का 25 चलता है। मतलब ये थोड़ा सा और वैल्यूड है, बहुत ज्यादा नहीं पर थोड़ा और वैल्यूड है। पर इसका डेट मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगा 0.96। हालांकि कुछ लोग जस्टिफाई करते हैं क्योंकि ईपीसी कंपनी भी साथ में, तो ईपीसी कंपनी में इतना डेट चलता है, बट मुझे फिर भी थोड़ा सा ज्यादा लगा है, बाकी आप देख लेना। तो रिस्क फैक्टर इसके वही है कि भाई कंपनी का मुझे थोड़ा सा डेट ज्यादा लगा है। साथ में मुझे इसकी प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी कम लगी है कि प्रमोटर्स के पास कंपेरेटिवली कम शेयर होल्डिंग है। जैसे अपन अगर आगे देखते हैं अपन आगे कि प्रमोटर के पास 30% होल्डिंग ही यहाँ पर है जनरली, और बाकी होल्डिंग किसके पास है? मैक्सिमम होल्डिंग इसकी एफआईआई के पास है 43%। किसी भी कंपनी में 43% एफआईआई की होल्डिंग होना बहुत बड़ी बात होती है। क्या देखो 40% से ज्यादा, मतलब मेजर जो सबसे बड़ा स्टेक है कंपनी में, वो एफआईआई कंपनी के पास है, मतलब यहाँ पे एफआई। अब डीआईआई अगर आप देखोगे, डीआईआई ने अपनी होल्डिंग 7% से 10% बढ़ी है, मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने 3% यहाँ पे शेयर खरीदे। वही एफआईआई ने 2-3% वापस से यहाँ पे शेयर निकाले हैं यहाँ पर। बट निकालने के बाद भी आप देखोगे तो भी यहाँ पे ओवरऑल शेयर फिर भी इनके पास 40% के ऊपर है। और आप देखोगे दिसंबर 25 से तो इन्होंने परचेस करे, यहाँ पे 43.32 थे, यहाँ पे 43.84 है, तो वापस से इन्होंने परचेस करना शुरू कर दिया है। और बाकी गवर्नमेंट के पास 0.01% होल्डिंग है, ऐसा बहुत ज्यादा नहीं। और यहाँ पे भी आपको देखने से लगेगा कि प्रमोटर ने 34% से 30% की शेयर होल्डिंग हुई है, तो इन्होंने बेचा नहीं है। सेम केस यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी इन्होंने नए शेयर जब इशू करे थे तो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग यहाँ पर कम हो चुकी थी। अब कंपनी के अपन Q4 की अगर बात करते हैं, Q4 के रिजल्ट कैसे गए? इनका रेवेन्यू -2% रहा है, मतलब इनका रेवेन्यू कम हुआ है। इनका रीजन, टोल का बिजनेस तो इनको बहुत अच्छा चल रहा है, पर इनके कंस्ट्रक्शन के बिजनेस के अंदर इशू नहीं हुआ, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस के बाद अच्छा खासा है, पर इनका पर डिले हो गया थोड़ा सा। कंस्ट्रक्शन जो इनको करना था वो डिले हो गया, इस वजह से वो बिलिंग नहीं कर पाए कि भाई वो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा एक ही बार में ये रेवेन्यू बुक करेंगे। तो ये एक रेवेन्यू में इनका इशू हुआ है, बाकी इनका बिजनेस में ऐसा बहुत ज्यादा इशू कुछ हुआ नहीं है। इबिडा इनका 4% से इंक्रीज हुआ, मतलब आप देखो रेवेन्यू कम होने के बावजूद भी इनका इबिडा इंक्रीज हुआ है। इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखोगे एक्सेप्शनल आइटम के पहले, वो 31% से इंक्रीज हुआ है, मतलब रेवेन्यू कम हुआ है पर EBITDA बढ़ा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा है। तो ये इनके अच्छे खासे बिल है, मतलब ये कंपनी बहुत अच्छा इफिशिएंटली चल रही है, ऑपरेटिंग लीवरेज अच्छा मिल रहा है। पर अब कुछ लोग देख के कंफ्यूज होंगे, जो पैट इनका एक्सेप्शनल आइटम के बाद है, वो कुछ लोगों को लगेगा 86% से इनका पैट कम हुआ है, पर असली में 86% से कम नहीं हुआ है। ये एक एक्सेप्शनल लॉस था जो केवल इस साल हुआ है। एक्चुअल में हुआ क्या था, पिछले साल का प्रॉफिट इनका 6,000 करोड़ था। क्यों था? क्योंकि इसमें एक एक्सेप्शनल गेन था, कंपनी ने कुछ एक स्पेसिफिक असेट सेल करी थी, एक असेट को सेल करा था, उस वजह से गेन हुआ था। तो अब हर साल कोई कंपनी असेट थोड़ी ना सेल करेगी, तो पिछले साल एक एक्सेप्शनल गेन था जो इस साल नहीं हुआ है। बाकी कंपनी ने इस साल और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करा है, तो ये वाला आपको ज्यादा बेटर अच्छी पिक्चर देगा कि बिफोर एक्सेप्शनल आइटम इसका 31% से इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज हुआ है। आप इसको देखो, इसको इग्नोर कर सकते हो आप यहाँ पे। तो ये अपनी दूसरी कंपनी थी। और बाकी जितने भी आपको फैक्टर्स है, लाइक जितनी भी कंपनी में आपको बता रहा हूँ, फंडामेंटल अदर फैक्टर, जितनी भी रिलेवेंट फैक्टर मैं आपको बताते जा रहा हूँ, बट उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको और थोड़ी बहुत चीजें डिटेल में फाइनेंशियल देखने, तो आप जैसे एंजल वन की वेबसाइट पे आ सकते हो। जैसे फिनोटेक जो अपने लास्ट कंपनी डिस्कस करी थी, आप उसकी शेयर चार्ट देख सकते हो, परफॉर्मेंस देख सकते हो, फंडामेंटल रिमेनिंग देख सकते हो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17% चल रहा है, आरओसी बहुत अच्छा चल रहा है इसका। ये पे बाकी रिमेनिंग फाइनेंशियल कैसे, ये सब चीजें आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। शेयर होल्डिंग भी यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे डिटेल आपको बाकी मिल जाएगी, आप देख लो।
देन उसके बाद अपन नेक्स्ट कंपनी पे चलते हैं, दैट इज अपना जेपी पावर, जो भी बहुत ही अच्छा न्यूज में छाया हुआ है। न्यूज में क्यों छाया हुआ है? क्योंकि अडानी जी ने जेपी पावर एक्वायर करने का सोच लिया है, उसकी जो होल्डिंग कंपनी। अपन इसकी अभी पूरी पूरी बात करते हैं। पहले ही मैं बता देता हूं जेपी पावर, इसके पहले शुरू करने के पहले, कि ये कंपनी एट प्रेजेंट लॉस के अंदर चल रही है। अभी इसका पैट नेगेटिव आया है क्वार्टर 4 का, बट ये कंपनी की टर्न अराउंड स्टोरी है। उसके बाद अडानी अब इसको एक्वायर कर रहे हैं, अडानी जी। और अडानी जी किसी कंपनी को एक्वायर करते हैं तो उसकी दशा बदलने वाली। क्यों? क्योंकि अडानी जी का सिंपल नेटवर्क डायरेक्ट भगवान के साथ है। मतलब आई मीन टू से यहाँ पे कंट्री के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ डायरेक्ट नेटवर्क है, तो अडानी जी अपनी कंपनी को चला लेंगे। पर ठीक है, अपन आगे बात करते हैं इस कंपनी की। तो अब जैसे पावर जनरेशन कंपनी और कोल माइनिंग कंपनी का ये काम रहा, कोल माइनिंग कंपनी और पावर जनरेशन कंपनी, मेन काम पावर जनरेशन का। ये तो इसने बैकवर्ड इंटीग्रेशन करा हुआ है कि पावर जनरेट करने के लिए इनको कोल चाहिए होती है, तो वो कोल ये खुद से ही माइनिंग, कोल माइनिंग भी है जिसे पावर जनरेट करते हैं। कंपनी भी दो तरह से पावर जनरेट करती है, एक तो हाइड्रो पावर प्लांट है और एक कोल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट होते हैं। तो ये ट्रेडिशनल वाले। अब कंपनी डाइवर्सिफाई कर रही है सोलर के अंदर, जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है इसका प्रोजेक्ट। मध्य प्रदेश के अंदर ये अपना सोलर पावर प्लांट भी लगा रही है। कंपनी के फंडामेंटल की मैं सच बात करूं तो ये रिटर्न ऑन इक्विटी 3% चल रहा है। पी रेशियो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में थोड़ा सा और वैल्यूड है, इंडस्ट्री का 27, इसका 33 चल रहा है। अभी इसका डेट 0.27 हो चुका है, जो बहुत कम हो चुका है, ये अच्छी बात है। पहले कंपनी में डेट बहुत ज्यादा था, डेट स्ट्रेस कंपनी थी, अब डेट इसका रिड्यूस हो चुका है, ये एक पॉजिटिव फैक्टर है। अब कंपनी के अंदर हुआ क्या, पहले इसकी एक टर्न अराउंड स्टोरी चल रही है, ये जानना आपके लिए जरूरी है। इसकी एक होल्डिंग कंपनी है, जो इसकी होल्डिंग कंपनी है जेएल, इसकी होल्डिंग कंपनी है। अब जेएल ने बैंक से कुछ लोन लिया था, और बैंक से लोन लिए लेके लिया था बैंक से लोन, कि अगर जेएल इसका रीपे नहीं कर पाई तो जेपी पावर ने गारंटी दी थी कि जेपी पावर बैंक को लोन रीपे कर देगी अगर जेएल रीपे नहीं कर पाई। और हुआ यही कि जेएल, इसका जो होल्डिंग कंपनी, वो रीपे नहीं कर पाई। तो जेपी पावर में कभी ऐसा कुछ इश्यू हुआ नहीं था। इश्यू जो हुआ है वो जेएल कंपनी, इसकी होल्डिंग कंपनी में हुआ। तो क्योंकि ये लोन नहीं रीपे कर पाई तो जेपी पावर के पीछे पड़ गई कि भाई जेपी पावर अब तेरी जिम्मेदारी ये लोन रीपे करेगी। बाकी जेपी पावर तो फिर भी परफॉर्म थोड़ा ठीक ही कर रही थी, इसके साथ ज्यादा बुरा नहीं हुआ था। तो ये हुआ था। तो अभी कंपनी आईबीसी के अंदर चलेगी, जो समझते हैं इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी, कोड वगैरह, ये टेक्निकल चीजें जो समझते हैं, ठीक है, अदरवाइज ठीक है। कुल मिला के कंपनी को ये इंसॉल्वेंसी पे आ गया कि कंपनी डुबाओ। तो कोर्ट ने एक रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव कर दिया कि अडानी ने बोला कि 24% में इसके स्टेक एक्वायर करके मैं रुपए दे दूंगा, लोन वगैरह रीपे हो जाएगा, और अब मैं कंपनी को रिवाइव करूंगा, मैं कंपनी को चलाऊंगा इस होल्डिंग कंपनी में। तो ये मेजर है। अब इसको लोग जेपी पावर के नाम से ज्यादा, मतलब जेपी पावर की लीगेसी से ज्यादा अब अडानी की लीगेसी से जानते हैं कि अब अडानी की कंपनी होने वाली। तो ये इसका सबसे मेजर टर्न अराउंड फैक्टर है, क्योंकि अब आप देखोगे इसका पैट नेगेटिव चल रहा है। हालांकि अगर आप देखोगे कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज है, कंपनी के रेवेन्यू में दिक्कत नहीं है, रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है, पर कंपनी की कॉस्ट इतनी ज्यादा होती जा रही है, मतलब जो रिमेनिंग कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट है, और क्योंकि कंपनी के कोल की कॉस्ट ज्यादा आ रही है, तो कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से कंपनी नेगेटिव में, बाकी रेवेन्यू इंक्रीज होता जा रहा है। और क्योंकि कंपनी इतना ज्यादा लोन में है कि इसके जो पहले वाले प्रमोटर है उनकी अच्छे खासे शेयर्स इनके प्लेज में चल रहे हैं। तो ये पुरानी इश्यूज चल रहे हैं अभी कंपनी में। अब वो रिवाइव टर्न अराउंड कैसे होगा? अडानी जी टर्न अराउंड करेंगे। तो टर्न अराउंड कंपनी है, वेच एंड वॉट आप देख सकते हो। वैसे भी मेरे तो बाय सेल एडवाइस नहीं है, पर अब इस कंपनी में कुछ अच्छा भी हो सकता है, कुछ बुरा भी हो सकता है, मतलब कुछ ड्रास्टिकली कुल मिला के चेंज होने वाली है कंपनी अडानी जी के एक्वायर करने के बाद। साथ में सीमेंट ग्राइंडिंग ऑपरेशन भी इसका तो डाइवर्सिफाइंग बिजनेस है। और सबसे ज्यादा देखो, पावर कंपनी है ना, तो पावर कंपनी की डिमांड अभी अच्छी खासी, पावर की डिमांड तो इंक्रीज होने वाली है। रीजन बिहाइंड इट, डेटा सेंटर, एआई बूम। डेटा सेंटर और एआई को 24/7 पावर मॉन्स्टर है, अच्छे खासे लेवल पे पावर चाहिए। आपको कुछ भी काम करना है, फैक्ट्री चलानी है, घर चलाना है, कुछ भी चलाना है, मोबाइल चलाना है, लैपटॉप चलाना है, पावर चाहिए ही चाहिए। तो पावर की डिमांड तो अच्छी खासी होने ही वाली है। बाकी थर्मल कैपेसिटीज की 1820 मेगावाट की, और हाइड्रो कैपेसिटीज की 400 मेगावाट की कैपेसिटी चल रही है। अब बाकी कंपनी की अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो एफआईए ने 4% से इंक्रीज करके 6%, 6.5% की होल्डिंग यहाँ पर करी है। वहीं पे डीआईए ने 22%, 17% कर दी है यहाँ पर होल्डिंग। अब बाकी अगर आप इसके नेक्स्ट कंपनी की बात करोगे आप, तो नेक्स्ट कंपनी अपना यस बैंक। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो अच्छी लग रही तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस करना, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन नोटिफिकेशन। अब यस बैंक, अब इसकी भी टर्न अराउंड स्टोरी है, जो सेम अपन ने जेपी पावर जैसे अपन ने बात करी थी, ये भी अपने टर्न अराउंड पे चल रहा है। जो बैंक एक तरह से एक टाइम पे हो गया तो पूरा बैंक डूब गया था, अब ये बैंक रिवाइव होकर आया है जब से इसने एसबीआई ने इसमें स्टेक लिया है। तो एसबीआई बैंक ने जब से स्टेक लिया है, ये बैंक अभी ग्रोथ मोड पे चलता जा रहा है। तो अब इसकी अपन ग्रोथ देखते हैं कि हो क्या रहा है बैंक के अंदर, असली में ग्रोथ हो भी रहा है, क्या हो रहा है। यस बैंक जिसके शेयर की प्राइस ऑलमोस्ट 21 के अप्रोक्स चलती है, फंडामेंटल अभी ग्रोइंग चल रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 6% डिसेंट सा चल रहा है। पी रेशियो इसका अभी ओवर वैल्यूड है, इंडस्ट्री का 12 चलता है, इसका 20 चल रहा है। तो अब टर्न अराउंड में अभी अपन आगे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अगर आप देखोगे एसबीआई बैंक ने जब से इसका स्टेक लिया है, ये ग्रोथ पे आया है बैंक। ब्रांच एक्सपेंशन भी इसने करी है, अभी इसके अंदर लास्ट एक साल के अंदर इसने 82 नई ब्रांचेस खोल दी है। और अब कंपनी ने अपना फोकस बदल दिया है, पहले ये कॉर्पोरेट पे ज्यादा फोकस करती थी, कॉर्पोरेट लोन वगैरह पे, अब ये आ चुकी है पूरा का पूरा एमएसएमई पे, जितने भी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस बिजनेसेस है, और जो रिटेल बिजनेसमैन है,
मैं रिटेल, मेरे जैसे इंडिविजुअल, आपके जैसे इंडिविजुअल है, उन लोगों को ये लोन वगैरह और डिपॉजिट उनसे एक्सेप्ट कर रही है। तो इसने पूरा फोकस एमएसएमई और रिटेल पे कर लिया, कॉर्पोरेट से हटा दिया है, क्योंकि कॉर्पोरेट में पैसा डूबने की चांसेस ज्यादा होती है, एनपीए वहां पे ज्यादा होते हैं। तो इस वजह से इन्होंने कॉर्पोरेट से अपना फोकस हटा दिया और अब रिटेल में डाइवर्सिफिकेशन भी इसने अपना ज्यादा कर दिया है। तो पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म के लिए जी। तो अब बाकी अपन बात करते हैं यस बैंक के रिमेनिंग फैक्टर्स की। अपन अगर बात करें, जैसे अब इसके, जैसे मैंने एंजल लोन का स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है यहाँ पर, इसमें एफआईए की होल्डिंग 26% से 46% हो गई। 20% एफआईए ने खरीदा, ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी बैंक के लिए, 20% खरीदना डायरेक्ट एफआईए का लास्ट एक साल में। और अब 40% से ज्यादा तो एफआईए यहाँ पर इसको होल्ड करते हैं अभी एट प्रेजेंट, आप देखोगे। बाकी की बैंकिंग के मैट्रिक्स जो होते हैं, फंडामेंटल केपीआईस क्या क्या है वो अपन चेक करते हैं। इसका जो Q4 का प्रॉफिट है वो 44% ईयर ऑन ईयर से बढ़ा है। FY26 का प्रॉफिट भी इसका 44% से बढ़ा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन का 0.2% से इंक्रीज हुआ है। रिटर्न ऑन असेट इसका 0.7% से इंक्रीज हुआ है। कॉस्ट टू इनकम भी इसका 4.6% से इंक्रीज हुआ है। मतलब इसकी सारी केपीआईस इंक्रीज हुई है, बैंक थोड़ा ठीक परफॉर्म कर रहा है कंपैरेटिवली। टोटल डिपॉजिट अगर आप देखोगे तो इसकी 3.19 करोड़ तक पहुंच चुकी है, 19 लाख करोड़ तक पहुंच चुकी है, जो 12% से क्रॉस हुआ है। पहली बार इसका 3 लाख करोड़ क्रॉस हुआ है, जो 12% से ग्रो हुआ है। कासा डिपॉजिट देखोगे 1.2 लाख करोड़ से इंक्रीज हो चुकी है, 14% इसका इंक्रीज हुआ है। नेट एडवांस लोन आप देखोगे, जो इन्होंने लोगों को लोन दिया है वो 11% से इंक्रीज हो चुका है। और बाकी अगर सबसे मेन जो इसका इश्यू हुआ था वो था एनपीए का। एनपीए मतलब वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट, कि बैंक किसी को लोन दे देता है और सामने वाला बंदा वापस से रीपे नहीं कर रहा। तो सबसे अच्छी चीज ये कि इस बार इन्होंने लोवेस्ट एनपीए मार्क करा है। एफआई 2020 से लेके अभी तक सबसे कम एनपीए इस बार हुआ है। तो इन्होंने अपने एसेट की क्वालिटी इंक्रीज कर ली है। अभी इनका ग्रोस एनपीए 1.2 है और नेट एनपीए 0.2 है, जो 0.3% और 0.1% से कम हुआ है। तो ये चीज अच्छी है इनकी अभी। बाकी बैंकिंग सेक्टर में रिस्क आपको पता है कि जो भी टॉप 3 बैंक है प्राइवेट सेक्टर के, स्पेसिफिकली एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई, इससे इसको कंपटीशन है, तो वो आप देख सकते हैं। अब अपनी नेक्स्ट कंपनी दैट इज ट्राइडेंट, जिसका शेयर जनरली 24 रुपीज के रेंज में करता है। कंपनी के फंडामेंटल देखोगे तो कंपनी के फंडामेंटल अच्छे, बिजनेस भी अच्छा है, पर फिर भी अभी कंपनी के शेयर की प्राइस गिरती जा रही है और रेवेन्यू गिरता जा रहा है। रीजन मैं आगे भी बताऊंगा आपको। कंपनी का काम क्या है, होम टेक्सटाइल की जितनी भी चीज होती है ना, टॉवेल, नैपकिन वगैरह, ये होती है। इवन मेरे पास भी इसी का टॉवेल है। होटल्स वगैरह में गए होंगे तो होटल्स के अंदर भी ट्राइडेंट के टॉवेल सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो 57% रेवेन्यू इसका ये टॉवेल, बेडशीट वगैरह इनसे आता है। और 29% रेवेन्यू इसका यार्न से आता है। यार्न मतलब जो कॉटन होती है, धागा होता है, ये वो भी बनाती है, 29% रेवेन्यू इसका है। और बाकी इसका पेपर एंड केमिकल बिजनेस से आता है 14%। तो अगर आप होम टेक्सटाइल में देखोगे तो वर्ल्ड लार्जेस्ट जो टेरी टॉवेल नहीं होते, टेरी टॉवेल्स जो होती है, मान लो टॉवेल, टेरी टॉवेल का वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। वर्ल्ड, मैंने दुनिया बोला है। साथ में पेपर केमिकल्स के अंदर जो वो नहीं होती स्ट्रो बेस पेपर, मतलब जो पेपर बेस स्ट्रो होती है, व्हीट स्ट्रो वाली जो होती है, स्ट्रो बनती है ना पेपर वाली, जो इको फ्रेंडली स्ट्रो होती है, ये वो भी बनाता है पेपर एंड केमिकल्स वाले। उसके अंदर ये उसका वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। और ये वाला बिजनेस का कैश काउ है, सबसे बड़ा प्रॉफिट मार्जिन इसका यहीं पे है। और क्योंकि ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है तो पूरे वर्ल्ड वाइड इसकी डिमांड है। एक्सपोर्ट अच्छा खासा कर रहा है इस चीज को, तो व्हीट स्ट्रो बेस पेपर को। तो ये चीज भी इसकी अच्छी है। पेपर एंड केमिकल से भी इसका रेवेन्यू अच्छा खासा आ रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखोगे 7% चल रहा है। पी रेशियो इसका अंडर वैल्यूड, मतलब लगभग बराबर है। इंडस्ट्री का 34, इसका 33 चलता है। डेट इक्विटी 0.34, डेट अब कम हो चुका है। तो कंपनी का जो बिजनेस है ना, कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी वर्ल्ड वाइड के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। वर्ल्ड वाइड मैंने आपको बोला है कि भाई वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेरी टॉवेल मैन्युफैक्चरर है, साथ में वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है व्हीट स्ट्रो बेस पेपर का। तो ये वर्ल्ड, मतलब पूरे दुनिया के अंदर ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करी एक तरह से। उसके बाद भी इसका रेवेन्यू डिक्रीज होता जा रहा है। रीजन बिहाइंड इट, कंपनी में कोई खराबी नहीं, कंपनी में कोई खराबी नहीं है। इशू ये है कि एक तरह से टेक्सटाइल कंपनी भी, और टेक्सटाइल कंपनी वर्ल्ड वाइड सब खराब परफॉर्म कर रही है। सबसे मेन रीजन क्या है, ये सेंटिमेंटल प्रॉब्लम है, सेक्टर वाइज प्रॉब्लम है, कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि यूएस ने इंपोज कर दिया था एडिशनल टैरिफ। यूएस ने बोल दिया था कि भाई हम एडिशनल टैरिफ लगाएंगे जितनी भी टेक्सटाइल कंपनीज है उन पे। और इसका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट ही होता है। इसका मतलब सबसे बड़ा रेवेन्यू इसका एक्सपोर्ट से आता है। तो इस वजह से इसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं। तो इस अकेले नहीं, जितनी टेक्सटाइल कंपनी है सबका। तो कंपनी का अभी तो रेवेन्यू डिक्रीजिंग है, पर जिस दिन टेक्सटाइल सेक्टर रिकवर होगा उस वक्त शायद कंपनी को बेनिफिट हो सकता है। तो ये सेक्टर वाइड चीज यहाँ पे चल रही है। बाकी कंपनी फंडामेंटली कंपनी सही है ये। अब बाकी आप देखोगे इसका रेवेन्यू तो डिक्रीज होता जा रहा है, उसके बाद भी इतनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है कि इसका इबिडा मार्जिन फिर भी इंक्रीज हुआ है। मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम चल रही है, उसके बाद भी इसने अपना मार्जिन इंक्रीज कर दिया है। और अभी इसको एक और बेनिफिट ये हो सकता है कि देखो, यूएस ने जो टैरिफ लगाया ना, वो चाइना पे 145% लगाया और इंडिया पे 26% ही लगाया है। तो चाइना ही सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है अभी अपना टेक्सटाइल के अंदर। तो अब यूएस के अंदर चाइना तो एक्सपोर्ट कर नहीं पाएगा 145% टैरिफ के साथ। इंडिया के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है क्योंकि इंडिया पे कम टैरिफ लगाया, तो इंडिया एक्सपोर्ट कर सकता है। ये चीज यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। और बाकी मैंने आपको बता दिया, जो भी इसका ये वाला जो बिजनेस है पेपर केमिकल का, इसका हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसका यहाँ पे दे रहा है। ये 150 प्लस कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं, और यूएस और यूरोप इसके मेजर मार्केट है एक्सपोर्ट के अंदर, 150 कंट्रीज के अंदर। अब बाकी अगर आप इसकी
इसकी शेयर होल्डिंग देखोगे यहाँ पर 3.02 से 3.07% एफआईआई ने इंक्रीज करी है, थोड़ा सा डीआईआई ने भी 0.1% से 0.23% करी है। और सबसे मेजर सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर है प्रमोटर को अपनी कंपनी पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट है। 73% स्टेक ये कब से लेके बैठे और बेचने का नाम ही नहीं ले रहे। प्रमोटर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपनी कंपनी पे। कुछ अदर फैक्टर देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको नेगेटिव फैक्टर बताता हूँ। लास्ट 2 साल से इसका रेवेन्यू कम हो रहा है। रीजन बिहाइंड इट टेक्सटाइल का पूरा सेक्टर वाइड अभी नेगेटिव चल रहा है। टेक्सटाइल कंपनी वाइड कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ये मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है। साथ में कॉटन की प्राइस बढ़ी है, तो कॉटन की प्राइस बढ़ने से क्या हुआ है, इनकी इनपुट की कॉस्ट बढ़ गई है। जो चीजें बनाने का आइटम है, यूएस ने टैरिफ लगा दिया था, इंटरेस्ट कॉस्ट पहले ज्यादा हो गई थी, पर हालांकि तो अब इन्होंने डेट पहले से कम कर दिया है। पर पॉजिटिव फैक्टर ये है कि यूएस वर्सेस चाइना मैंने बता दिया, यूएस पे तो चाइना पे तो 145% लगा है, 26% अपने लगा है। Q4 का इनका EBITDA इंक्रीज हुआ है और 56% से इनका रेवेन्यू भी इंक्रीज हुआ है। Q4 से इनका रेवेन्यू इंक्रीज होना वापस से शुरू हो चुका है। टावल सेगमेंट अच्छा खासा प्रॉफिट के अंदर है। डेट इक्विटी बहुत कम रह गया। प्रमोटर के पास 73% इनके पास मतलब इन्होंने शेयर कैपिटल शेयर्स अपने पास है, अच्छी बात है। इन्होंने 2000 करोड़ रुपए का अपना पास कैपिटल रख रखी है कि इससे हम एक एक्सपांशन करेंगे, तो ये एक्सपांशन के मूड में भी लगे हुए। मैनेजमेंट की गाइडेंस है कि FY 2027 के अंदर वो कॉस्ट ऑप्टिमाइज न्यू कैपेसिटी वगैरह लगाने वाले। तो ये अपनी लास्ट कंपनी थी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज एक बार चैनल याद रखिए, एक बार चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो लाइक कर देना, ताकि आने वाली वीडियो मिलती रहे। और आपका कमेंट सेक्शन में क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट सेक्शन में आपका ओपिनियन मुझे याद रखिए, आप प्लीज जरूर बताना। किसी भी शेयर के बारे में कि आपको ये शेयर अच्छा लगता है या फिर आपको कुछ पूछना है, तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हो।